कि अभी भी मौका है, हम आगे बढ़ेंगे। जब सभी विषय बेहतर होगा तो टॉपर्स हम भी बनेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। एवरी स्टूडेंट इज अ वॉरियर इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जी हाँ, हमारा विश्वास है हर विद्यार्थी अपने आप में एक योद्धा है और हम योद्धा के साथ उनके जंग में जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इंडियन वॉरियर क्लासेस में। और जैसे कि जानते हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है अभी और क्लास 10th के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। और बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं अपने तैयारी की। तो आइए, आज हम लोग सब्जेक्ट है मैथ्स का। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी। पर डरिए मत, हम आज हो चुके हैं आपके साथ मैथ्स को आसान बनाने और मैथ्स को उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने। और कहते हैं कि आप तो कहते हैं ना, विद्यार्थी योद्धा है और योद्धा का काम ही है समस्या का समाधान निकालना। और समाधान निकालने के लिए आपको मैथ सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये मैथ के जो प्रॉब्लम्स है ना, एक्चुअली हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि किसी भी न्यू चैलेंज को, जो हमारे लाइफ में जो क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू रीड द क्वेश्चंस, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दोज क्वेश्चंस get the trick, get the solutions and find the solution. So that's why it is very important for you to study the math. तो आइए हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि ये हमारा सेकेंड टर्म है, 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो हम इसीलिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं कि आपका पूरा सब्जेक्ट एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए और आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो। तो आइए, क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, सेकेंड टर्म और मैथ सब्जेक्ट। सिलेबस में क्या है तो देखते हैं। सिलेबस में है आपका अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। उसका देखिए, ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मार्क्स। 10 आपका अलजेब्रा से रहेगा, 9 ज्योमेट्री से रहेगा, 7 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, 6 मार्क्स मेंसुरेशन से रहेगा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स रहेंगे। यानी सबको जोड़ने के बाद 40 मार्क्स रहेगा और 10 आपके इंटरनल के होंगे, असेसमेंट के। टोटल 50 मार्क्स के लिए एग्जाम होने जा रहे हैं आपके लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि क्या 50 आउट ऑफ 50 कैसे आया जाए, है ना। 45 प्लस तो होना ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। तो सबसे जैसे देख रहे हैं, अलजेब्रा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आ रहा है इससे। तो इसमें 2 ही चैप्टर पढ़ना और सबसे आसान होने जा रहा है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बस इस बार, और आप इसे अच्छे से कर रहे हैं तो 10 मार्क्स आपका है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए आज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे बिल्कुल, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अचानक से कहां से आया, ऐसे थोड़ी होगा, कहीं से ना कहीं से तो आया होगा। आपने इसको पहले पढ़ा है क्या? तो आइए चलते हैं, रिकॉल करते हैं बैकग्राउंड में कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या जानते हैं। तो बैकग्राउंड अगर शुरू करें तो ये है अलजेब्रा का पार्ट। बिल्कुल, जैसा कि जानते हैं कि क्या है, मैथ्स हैज मेनी ब्रांचेस इन विच अलजेब्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ, है कि नहीं। और अलजेब्रा का अगर डेफिनेशन दे तो क्या होगा, अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अननोन वैल्यूज। जी, जैसे आप एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका एज है, हमें नहीं मालूम, एज है आपका x ईयर्स, हम बोले कि उसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 ऐड कर दिया एंड देन पूछे कितना आया आपका रिजल्ट। आप अपना एज जो है अपने मन में लीजिए, हमें नहीं बताइए, और उसमें 10 बता दीजिए, 10 जोड़ के बताइए कितना आया। तो आप बोलेंगे कि 30 ईयर्स। तो हम बता देंगे कि आपने एज कितना माना था, आपका एज कितना है। आपने हमें एज तो नहीं बताया डायरेक्टली, हम बता देंगे कि आपका एज जो है 30 - 10 दैट इज 20 ईयर्स है। तो ये जादू मेरा नहीं, अलजेब्रा का है। यानी आपने देखा कि अननोन वैल्यूज जो नहीं मालूम था, उसको नोन वैल्यूज की मदद से हम अननोन वैल्यूज को फाइंड कर पाए।
तो इसी ब्रांच को हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं और यही अलजेब्रा का कमाल है। तो अलजेब्रा इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यूज। वेरी गुड। तो ये अलजेब्रा का पार्ट है और अलजेब्रा में हम लोग शुरू में पढ़ते हैं 7-6 से अलजेब्रा से परिचित होना शुरू हो जाते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि अलजेब्रा जो है उसमें 2 वैल्यूज होती है। कौन कौन? अननोन को बोलते हैं और एक होता है नोन। एक होता है अननोन और एक होता है नोन। अननोन जिसके बारे में नहीं पता उसको बोलते हैं वेरिएबल और जिसके बारे में पता उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। बिल्कुल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू नहीं पता, जिसे x y z से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट जिसे नंबर है 3 5 7 ये सब है कि नहीं? तो बस इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आई बस समझ में? बहुत बढ़िया। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले वाले टर्म में भी आपने पढ़ा था। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो पॉलिनोमियल था। याद करिए, पॉलिनोमियल जब आप पढ़ रहे थे तो पॉलिनोमियल क्या था? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही था। पढ़ा भी था आपने। तो पॉलिनोमियल पढ़ा और हम लोग पॉलिनोमियल ही क्या होता है? इक्वेशन बन जाता है। कैसे? जब उसमें इक्वल का साइन जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3x² + 5 ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? और ये पॉलिनोमियल अभी पॉलिनोमियल है, लेकिन जब हम इसमें इक्वल का साइन लगा दें यानी 3x² + 5 = 0 कर दें तो क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन पढ़ा था। और इक्वेशन भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ये कैसे? तो याद करिए, डिग्री आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक डिग्री था और उसमें आपने पढ़ा था कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री एंड डिग्री डिसाइड्स व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम अगर इक्वेशन में भी पढ़ेंगे तो अगर मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? 1, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और अगर मैक्सिमम पावर कितना होगा? 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो बस इतना सा पढ़ना था। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बहुत कुछ तो पहले से पता है। कह रहे ये तो बस नाम चेंज है। वैसे ही जैसे कि क्या कहते हैं, रोटी को, रोटी है ना, रोटी को नान कह दिया गया। नान समझ रहे हैं ना? होता ही है। या रोटी को ही नान कह दिया गया, बस उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। नान खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी वैसे ही है, नान भी वैसे, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, नाम बदल गया। सेम मॉडिफाई क्या किया? साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, नाम बदल गया। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया। तो अच्छा, अब नान कहें चाहे रोटी कहें, रोटी अगर जानते हैं तो हम जानते हैं उसका स्वाद कैसा लगेगा। सेम उसके बारे में पहले से पता है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं पिछले टर्म में, तो जब यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको पहले से पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की विशेषता। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अब डिग्री 2 है तो उसके रूट्स कितने होंगे? जीरोज कितने होंगे? पॉलिनोमियल में हम जीरोज कहते थे, अब यहाँ पे इसको रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। यही बस अंतर है एक ही चीज, बस मॉडिफाई हुआ है नेम का। तो ये देखिए एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा? तो उसका ये फॉर्म होगा x² + bx + c = 0। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि a b c क्या है, कोएफिशिएंट कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें आप पहले ही से पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये x² + bx + c = 0 ये है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो डिग्री है वो 2 है, यानी ये होना चाहिए। तो पहला सवाल आपको जो पढ़ना है वो इसके आइडेंटिटी पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे। यानी अगर हमारे पास x² है यानी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी तब ही वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आपसे ये पूछते कि x² + 3x + 5 और इक्वल टू बोल दे x² 2।
अब इसको बोले कि इसको सॉल्व करके बताइए, मतलब इसको फाइंड करिए कि ये वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यही सवाल आपसे पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर 2। अब ये एक्स स्क्वायर इधर भी इधर है तो ये कट गया, बराबर है ना, कट गया। और ये 3x प्लस 5 और इधर 2 था, इधर आ जाएगा तो 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 3 बचेगा। ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ x है तो लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। तो इसलिए आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा आपसे, पहला जो सवाल पूछा जाएगा इसी से संबंधित पूछा जाएगा कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, यानी क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये जरूर देखना है। हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दे, सीधा सीधा ना दे, अंडर रूट का लगा दे साइन, फ्रैक्शन में लिख दे, लेकिन आपको पहले क्या करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ना उसमें रूट होना चाहिए ना फ्रैक्शन होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। और अगर उस फॉर्म में आने के बाद अगर एक्स स्क्वायर है, मेन यही है, चाहे वो एक्स हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले यहां पे bx वाला फॉर्म ना हो, कांस्टेंट का कोई फॉर्म ना हो, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है। तो अगर ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर ये नहीं है, अब बाकी सब कुछ है, जैसे 5x प्लस 8 इक्वल टू 3 है, ये है पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 यानी डिग्री 2। तो डिग्री 2 तो हम पोलिनोमियल में उसको जीरोज बोलते थे कि 2 जीरोज होगा, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे क्या होगा, जीरोज को हम रूट्स कह दिए, क्या कह दिए, रूट्स कह दिए। रूट्स क्या, यानी एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, और यही रूट्स है। और इससे संबंधित जो पोलिनोमियल में क्वेश्चन बनते थे वही यहाँ बनेंगे। क्या आपको अगर रूट्स दिए हैं तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अगर आपको अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। इस फॉर्म को प्रोडक्ट में लिख देंगे तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। तो आपको देखिए रूट्स मालूम है तो इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन दिया है तो आपसे रूट पूछ लेता है, जो हम सॉल्यूशन वाले पार्ट में पूछेंगे कि हाउ टू फाइंड द रूट्स इफ द इक्वेशन इज गिवन, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि रूट्स, अब यहां पढ़ना है कि रूट्स तो 2 होगा, अल्फा और बीटा, पर उसके भी टाइप्स हैं, नेचर हैं। तो क्या होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। इससे सवाल आपको पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं कि डिस्क्रिमिनांट डिसाइड करता है कि उसका जो नेचर ऑफ रूट्स है कैसा है। तो 3 तरह का ही हो सकता है। अगर तो एक होगा डी के वैल्यू क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है क्या, डिस्क्रिमिनांट। क्या है, देख रहे हैं, ये b है, ये a है, ये c है। तो जो भी वैल्यू होगा आप उसको इस फॉर्म में रखेंगे तो d की कुछ वैल्यू आएगी। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तो d से अगर ज्यादा आएगा, जैसे 5, 8, 9, 10 ऐसे पॉजिटिव वैल्यू आया तो क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0। अगर ये क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर होगा, या फिर d से निगेटिव होगा, यानी d से जो है डी की वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी, यानी -5, -7, यानी 0 से कम होगा। तो यही 3 हो सकता है कि डी पॉजिटिव हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या डी जो है लेस देन 0 हो सकता है, यानी निगेटिव हो सकता है। तो उसके आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर क्या होगा। तो अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो वो जो रूट्स होगा वो क्या होता है, रियल एंड डिफरेंट होता है। क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट, रियल भी होगा एंड डिफरेंट भी होगा, अलग अलग होगा। जैसे एक 3 हो तो दूसरा 5 हो सकता है। दूसरा, अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होगा एंड रियल होगा, यानी कि दोनों जो होगा क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। जैसे 3 है तो दोनों 3, 3 होगा, 5 है तो 5, 5 होगा। ये होगा कब, जब d इक्वल टू 0 होगा। और तीसरा, d इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स
इमेजिनरी होगा और आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये आप 11th में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और वहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो अभी नहीं पढ़ना है। बस आपको ये बताना होगा कि d अगर लेस देन 0 है तो वहाँ पे जो रूट्स का नेचर है वो इमेजिनरी होगा, बस। तो ये हम समझे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, क्या पूछता है, तो आपसे जस्ट कोई इक्वेशन दे देता है कि आपको इक्वेशन दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए कि इसका रूट्स कैसा है, मतलब नेचर क्या है इसका, रियल एंड डिफरेंट है कि रियल एंड इक्वल है कि इमेजिनरी है। तो सीधा सीधा सवाल ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर आपको ऑलरेडी कहा रहेगा और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि ax² है प्लस 5x है प्लस 3 है बराबर 0, ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि a का वैल्यू फाइंड करिए, कब, जब इसका रूट जो है d इज ग्रेटर देन 0 है। या फिर ये ना कह के ये सीधा कह देगा कि d जो है इसका जो रूट्स है रियल एंड डिफरेंट है। तो रियल एंड डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन 0 है, और कुछ ना कुछ वैल्यू दी रहेगी आपको। तो आप d बराबर, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो आपको d की वैल्यू अगर दी रही है, a की वैल्यू नहीं मालूम है, b की मालूम होगी, c की मालूम होगी, a की नहीं मालूम है, तो उससे क्या निकाल लेंगे। इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक आपने पढ़ा है फर्स्ट टर्म में, तो आप कर लेंगे। नहीं होता है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो जो तीसरा पार्ट है वो है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, कि हम इसमें पढ़ेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपको पढ़ना है कि एक मेथड फैक्टराइजेशन होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको सिरधर-चार्या रूल है बोलते हैं, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ये 3 तरीके से हम इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन करते हैं। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे यही देख लीजिए 3x² प्लस 5x है ना, और प्लस क्या है, तो ये हो सकता है 6 बराबर 0, ये हो सकता है x² प्लस, ऐसे हम एक अपने से इक्वेशन मान लेते हैं, ये है कि x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। तो इसका कैसे हम रूट्स निकालेंगे, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास 3 रास्ता है, एक तो फैक्टराइजेशन का, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। तो ये तो आपको 10th में पढ़ना ही नहीं है, इस बार सिलेबस में डिलीटेड है, तो ये दोनों तो पढ़ना है तो आपको पढ़ा देते हैं। फैक्टराइजेशन से आप पहले से परिचित हैं कि कुछ नहीं करना होता है, इसके ये टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं, बाहर वाले टर्म को एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6 × x तो हो गया 6x²। अब क्या करते हैं कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को फैक्टराइज करते हैं, जैसे 2 × 3 = 6, और इसके फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सो दैट कि इसको जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म के से मैच कर जाए। जैसा मिडिल टर्म लिखा है ना 5x, बस हमें ब्रेक करना है मिडिल टर्म को ही, पर इस तरीके से कि इसके फैक्टर्स की तरह अरेंज हो जाए। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे हम 3x प्लस 2x, क्योंकि एक 3 फैक्टर है, एक 2 है, और x तो था ही ना, तो 3x प्लस 2x के रूप में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर, यानी 3 × 2 = 6x²। तो जो हमारा ये 6x² है, यानी हमने क्या बोला था, पहला रूल यही था कि फर्स्ट आपको एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट कर लेना है, जैसे 6 × x² यानी 6x² आएगा, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि फिर इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस प्रोडक्ट का, उसको फैक्टराइज करेंगे, तो वो आपने फैक्टराइज कर दिया। और तीसरा स्टेप ये है कि उसके फैक्टराइज यानी उसके फैक्टर्स को इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म की वैल्यू से मैच कर जाए, सो दैट कि मिडिल टर्म को उस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाए। तो बस यहाँ मेन अरेंजमेंट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप ये प्रैक्टिस से कर पाएंगे कि किस फैक्टर को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि यहाँ पे मैच किया जाए। और आप ये ऑलरेडी 9 से करते आ रहे हैं, 8 से करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना मतलब आप कर लेंगे, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे करके फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, आपका ये चीज़ हो जाता है सिंपल, कि ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये करेंगे सिंपल कि x, ये क्यों हमने ब्रेक किया,
हमें पेयर बनाना था, तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया ना 2 पेयर, 3 से 4 हो गया। अब 2 का पेयर बन गया, उनसे कॉमन लेंगे, यानी x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो फिर से एक बार कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 और फिर बच जाएगा x प्लस 2 बराबर, और ये 0 तो था ही सब जगह। तो इस बार क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि 2 नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या है, 0 आ रहा है। और ये तभी पॉसिबल है कि आइदर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि आप ये रूल जानते हैं कि किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 हो जाता है। तो आप अगर इसको मान के चलते हैं कि अगर x प्लस 3 वाला 0 है तो ये वैल्यू क्या होगा, x बराबर -3, और इधर कितना दे रहा है, x बराबर -2 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए ना, एक -3 और एक -2। तो बस, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे भी आसान है क्वाड्रेटिक, जिसको फॉर्मूला यानी सिरधर चार्यारूल्य। तो सिरधर चार्यारूल्य में आप क्या करेंगे, तो इसको फॉर्मूला बस जान लीजिए। तो बिल्कुल आपको देखिए पढ़ना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। ये फॉर्मूला क्या है कि अल्फा या बीटा 2 ही हो सकता है ना, तो अल्फा बराबर अगर आप निकालना चाहें तो ये क्या है, तो ये सिंपल यही है फॉर्मूला जो है आपको, एक बार क्या है b, एक बार प्लस या माइनस। एक बार देखिए अल्फा और बीटा दोनों निकालना है, तो एक बार अगर अल्फा ले रहे हैं तो प्लस ले लीजिएगा, बीटा लेना है तो माइनस ले लीजिएगा, यानी दोनों का एक ही फॉर्मूला है, बस अंतर क्या है, एक के लिए प्लस तो दूसरे के लिए माइनस। b प्लस माइनस √d, और d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी, b² - 4ac, तो d का √ लगा देंगे और नीचे लिख देंगे 2a। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। अगर पहली बार आप प्लस लेके जा रहे हैं तो अल्फा मिल जाएगा, दूसरी बार आप माइनस ले लीजिएगा, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, नहीं बीटा मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला मेथड, सिरधराचार्य जी ने दिया था, सिरधराचार्य रूल कहते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो उसको छोड़िए। अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको डे टू डे में कैसे एक्टिविटीज़ में क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये आपको जानना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कैसे बनेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें 2 वैल्यूज रहेंगे और आपको उसको प्रोडक्ट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी रूट्स दिए रहेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो टाइप 1 क्वेश्चन में अगर हम देखें टाइप 1 में कि आपको कुछ दे देगा कि मान लीजिए कि बैट का, यानी बैट है उसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है ना, नंबर ऑफ बैट, और हमने बैट जो खरीदा है उसकी जो प्राइस है, मतलब ये मान लीजिए बैट है, और उसके बाद ये पूछ देगा कि उसकी जो प्राइस है वो क्या है, उसकी जो प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज़ है, वो भी नहीं मालूम है, और उन दोनों को हमने खरीदा है, मान लीजिए कि 10 है या 5 है, उसके तरीके से दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक इक्वेशन देगा, बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इंटू एक्स बराबर आपको बोल देगा कि 100 रुपीज़ था। तो आप देखिए x² बराबर क्या हो गया, 100 हो गया, तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी x बराबर क्या करेंगे, √100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रूट्स लेने हैं। जैसे कि 2 ही रूट्स मिलेंगे, एक अल्फा एक बीटा, तो जो 2 रूट्स मिलेगा उसको आप करते जाएंगे, एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम हो गया कि या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए, आपको रूट्स मिल जाएगा, यानी आप उसका आंसर मिल जाएगा। तो करिए, और अगर इसके बाद भी आपको कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। सो थैंक यू। एवरी स्टूडेंट इज ए वॉरियर इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हमारी यही सोच है, हमारा यही विश्वास है, और आप अपनी पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं जैसे एक योद्धा अपनी जंग को जीतने के लिए करता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।